दोस्तों, सभी को राम राम। आप कैसे हो? आप सभी का हमारे YouTube चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के अंदर हमारा टॉपिक है राजस्थान का अपवाह तंत्र। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र को प्रवाह की दृष्टि से 3 भागों में से विभाजित किया गया था, जिसको हमने इसके पहले वीडियोज में हमने देखा कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में से बांटा गया। सबसे पहले आंतरिक नदियों का अपवाह तंत्र, और नंबर 2 पर बंगाल की खाड़ी नदियों का अपवाह तंत्र, और नंबर 3 पर हमने पढ़ा कि अरब सागर की नदियों का अपवाह तंत्र। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया। आंतरिक नदियों का अपवाह तंत्र, और बंगाल की खाड़ी के नदियों का अपवाह तंत्र, और इसी तरह से अरब सागर की नदियों का अपवाह तंत्र। हमने चर्चा की थी आंतरिक प्रवाह की नदियों की, यानी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की कौन कौन सी नदियां हैं। तो इसकी हमने एक ट्रिक भी देखी थी, यानी फॉलो की थी। और ट्रिक क्या थी? जिसकी ट्रिक थी कि काका संग रूपा गई साबी मेंथा के घर। किसके घर है? साबी मेंथा के घर। तो राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं उनकी ट्रिक है कि काका संग रूपा गई साबी मेंथा के घर। तो इस ट्रिक को हमने फॉलो किया था कि का से क्या बना था? कांगड़ी नदी, और फिर का से क्या बना? कांतली नदी, जो सीकर जिले से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और इसी तरह से कांकरी नदी है, इसका उद्गम होता है जैसलमेर जिले से। इसके बाद में संघ का कोड क्या है? सागरमती, और सागरमती नदी का उद्गम होता है दोस्तों अजमेर जिले से। कहां से होता है? अजमेर जिले से। इसी तरह से अगर रूपा को देखा जाए तो रूपा का कोड क्या बना? रूपनगढ़। क्या बना? रूपनगढ़ बना। और रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है अजमेर जिले से। किस जिले से? अजमेर जिले से। इसके बाद में एक बार फिर रूपा का कोड क्या बना? रूपा रेल। क्या बना? रूपा रेल बना। और रूपा रेल नदी का उद्गम होता है अलवर जिले से। किस जिले से? अलवर जिले से। इसके बाद में अगर साबी का कोड देखा जाए तो साबी से बना साबी नदी। साबी नदी बनी, और साबी नदी का उद्गम होता है जयपुर जिले से। किस जिले से? जयपुर जिले से होता है। इसके बाद में अगर मेंथा का कोड देखा जाए तो मेंथा का कोड है मेंथा नदी। मेंथा नदी, और मेंथा नदी का उद्गम होता है जयपुर जिले से। किस जिले से? जयपुर जिले से। और इसके बाद में घर से क्या बना? घगर नदी। कौन सी नदी बनी? घगर नदी बनी। और घगर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र देखा जाए तो राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में है। हनुमानगढ़
व गंगानगर जिले में है। तो दोस्तों ये है अपने राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं उनकी क्या है, ट्रिक है। काका संग रूपा गई साबी मेहता के घर। का का कोड क्या बना, कांकनी, और कांकनी नदी है जैसलमेर जिले से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। इसके बाद में का से बना कांतली, और कांतली नदी का उद्गम होता है सीकर जिले से। इसी तरह से अगर संघ का कोड देखा जाए तो संघ से बना सागरमती, क्या बना, सागरमती बना, और सागरमती नदी का उद्गम होता है अजमेर जिले से। किस जिले से, अजमेर जिले से। इसी तरह अगर इस रूपा को देखा जाए, यानी तो रूपा को देखा जाए तो रूपा का कोड बना रूपनगढ़ नदी, और रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है अजमेर जिले से। इसी तरह से एक बार फिर रूपा का कोड बना रूपारेल, और रूपारेल नदी का उद्गम होता है अलवर जिले से। इसके बाद में देखा जाए कि साबी का कोड क्या है, साबी नदी, क्या है, साबी नदी, और साबी नदी का उद्गम होता है जयपुर जिले से। किस जिले से, जयपुर जिले से। इसके बाद में हमें देखना है मेंथा, और मेंथा का कोड क्या बना, मेंथा नदी। कौन सी नदी, मेंथा नदी, और मेंथा नदी का उद्गम होता है जयपुर जिले से। इसके बाद में अगर घर को देखा जाए, किसको देखा जाए, घर को देखा जाए तो घर का कोड बना घग्गर नदी। कौन सी नदी बनी, घग्गर नदी, और घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिले में है। तो ये है राजस्थान के आंतरिक जो नदियां हैं उनकी ट्रिक। और आंतरिक नदियां कौन सी नदियां होती है, यानी वे नदियां जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल कहीं समुद्र या महासागरों तक नहीं ले जा पाती है, यानी बीच ही रास्ते में विलुप्त हो जाती है, इस प्रकार की नदियों को हम क्या कहेंगे, आंतरिक प्रवाह की नदियां कहेंगे। तो हमने चर्चा की थी कि घग्गर नदी के बारे में हमने पहले पढ़ लिया, और आज हम चर्चा करेंगे कांकनी नदी व कांतली नदी। किस नदियों की, कांकनी व कांतली नदी की। इससे पहले हमने पढ़ा घग्गर नदी। कौन सी नदी पढ़ी थी, घग्गर नदी, जिसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ी कालका माता के मंदिर के पास से होता है, वह राजस्थान में टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव में ये प्रवेश करती है। तो ये है अपनी घग्गर नदी जो हिमाचल प्रदेश से शिवालिक की पहाड़ी कालका माता के मंदिर के पास से निकलती है। पंजाब व हरियाणा में बहने के बाद ये नदी राजस्थान के टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव में ये प्रवेश करती है, जहां पर ये नदी तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। किस झील का, तलवाड़ा झील का निर्माण करती है, जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। वह राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, नक्की झील है। कौन सी झील है, नक्की झील है। इसके बाद में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में नाली या पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाली या पाट कहा जाता है। और इसके अपोजिट हम बात करें कि पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों हकरा के नाम से ये जाना जाता है। घग्गर नदी के नाली प्रदेश में सर्वाधिक फसल बोई जाती है, चावल, जिस कारण इस प्रदेश को, नाली प्रदेश को यहाँ पर राइस बेल्ट के नाम से जाना जाता है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में बहती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और यही नदी घग्गर नदी जो एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय का पानी लेकर आती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में उत्तरी सीमा से ये प्रवेश करती है। और इसी नदी के किनारे बटनेर दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग है, बटनेर दुर्ग स्थित है। और ये बटनेर दुर्ग के पास आकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। इस नदी के उपनाम है नाली नदी, सोतन नदी, मृत नदी, नट नदी, और इस नदी की कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। तो दोस्तों ये हमने पहले इस नदी के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है। और आज हम चर्चा करेंगे कांकरी नदी व कांतली नदी, जो राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से देखा जाए तो ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, कांकरी नदी व कांतली नदी।
देखिए आज हम पढ़ेंगे कौन सी नदी, बिल्कुल धीरे धीरे से अपन को क्या है समझना है इस नदी को। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांकनी नदी या कांकनी नदी। कौन सी नदी है? कांकनी नदी या कांकनी नदी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यानी सबसे पहले बात आती है कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। यानी सबसे पहले हमारे सामने जो पॉइंट आता है वह सबसे पहले आता है कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। क्या पॉइंट आता है कि इस नदी का उद्गम है कहाँ से होता है। देखिए हम पश्चिमी राजस्थान का मैप बनाते हैं। अगर इस नदी की उद्गम की बात की जाए तो हमारा यहाँ जिला है, कौन सा जिला? जैसलमेर जिला। कौन सा जिला? जैसलमेर जिला के अगर बात की जाए तो कोटड़ी नामक स्थान से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। क्या होता है? उद्गम होता है। यानी कांकनी नदी या कांकनी नदी की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो जैसलमेर जिले के कोटड़ी गांव से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। क्या होता है? उद्गम होता है कोटड़ी गांव से। यानी इस नदी का उद्गम राजस्थान के जैसलमेर जिले के कोटड़ी गांव से इस नदी का उद्गम होता है और ये अंत में कहां तक चली जाती है? मीठा खाड़ी नामक स्थान तक चली जाती है। यानी कांकनी नदी का उद्गम होता है कोटड़ी नामक, जैसलमेर के कोटड़ी नामक गांव से होता है और ये नदी विलुप्त हो जाती है मीठा खाड़ी नामक स्थान पर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कांकनी नदी है, यह नदी, इस नदी का उद्गम होता है जैसलमेर के कोटड़ी गांव से और अंत तक ये चली जाती है मीठा खाड़ी नामक स्थान पर जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। इसके बीच में अगर हम चर्चा करें तो इसके बीच में ये एक झील का निर्माण करती है। क्या करती है? एक झील का निर्माण करती है और उस झील का नाम है भुज झील। कौन सी झील है? भुज झील। यानी कोटड़ी से इस नदी का उद्गम होता है और अंत तक ये मीठा खाड़ी नामक स्थान पर ये विलुप्त हो जाती है और इनके बीच में एक झील का निर्माण करती है। उस झील का नाम है भुज झील। कौन सी झील है? भुज झील। इसी भुज झील के द्वारा, यानी इसी झील के द्वारा रूपसी गांव को, किस गांव को? रूपसी गांव को जल की व्यवस्था करवाई जाती है। जल की व्यवस्था करवाई जाती है। यानी भुज झील के द्वारा रूपसी गांव को जल की व्यवस्था करवाई जाती है। इसके बाद में अगर देखा जाए इसी झील के किनारे काक गणेश का मंदिर भी स्थित है। किस गणेश का? काक गणेश का मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। तो हमने देखा कि कांकनी नदी का उद्गम होता है जैसलमेर जिले के कोटड़ी गांव से इस नदी का उद्गम होता है और यह अंत तक मीठा खाड़ी नामक स्थान पर जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है और यह एक भुज झील का निर्माण करवाती है और भुज झील के द्वारा रूपसी गांव को जल की व्यवस्था करवाई जाती है। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में हमें देखना है कि यह जो नदी है, इस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसूरदी नदी भी कहा जाता है। यानी इसके उद्गम स्थान पर इस नदी को कहा जाता है मसूरदी नदी। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मसूरदी नदी किस नदी को कहा जाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए
कि मसूरदी नदी कांकणी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कांकणी नदी को कहा जाता है, यानी मसूरदी नदी कांकणी नदी का उपनाम है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि मसूरदी किस नदी का नाम है, तो आपको बताना है कांकणी नदी का। इसके बाद में देखा जाए कि ये जो कांकणी नदी है, कौन सी नदी? कांकणी नदी, यह राज्य की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक प्रवाह की नदी है, यानी अगर कांकणी नदी को देखा जाए तो यह नदी राज्य की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो यह नदी कौन सी है? कांकणी नदी है। इसके बाद में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 17 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। यानी इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 17 किलोमीटर इस नदी की क्या है? लंबाई है। इसके बाद में देखा जाए कि इस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसूरदी नदी भी कहा जाता है। और राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। और राज्य की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? कांकणी या कांकणे नदी है। इसके बाद में देखा जाए तो यह नदी भुज झील का निर्माण करवाती है। किस झील का? भुज झील का निर्माण करवाती है। और जिस झील के द्वारा रूपसी गांव को जल की व्यवस्था करवाई जाती है तो वह झील है भुज झील। कौन सी झील है? भुज झील है। इसके बाद में एक अगर हम देखें, नोट लगा के चेक करें तो अगर एक नोट में हम बात करें तो नीमड़ा नदी है बाड़मेर व रोहिली नदी जैसलमेर। इन दोनों नदियों के कारण, नीमड़ा व रोहिली नदी दोनों नदियों के कारण 2006 व 7 में बाड़मेर के कवास क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। किस क्षेत्र में? कवास क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। तो आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जिसके कारण बाड़मेर के कवास क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी? तो वह नदियां हैं नीमड़ा बाड़मेर व रोहिली जैसलमेर, जो 2006 व 7 में बाड़मेर के कवास क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। यानी इन दोनों नदियों के कारण बाड़मेर के कवास क्षेत्र में क्या आई थी? बाढ़ आई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनके कारण बाड़मेर के कवास क्षेत्र में बाढ़ आई थी? तो वह है रोहिली नदी व दूसरी है नीमड़ा नदी जो बाड़मेर में है, और रोहिली नदी जैसलमेर में। और कब आई थी? 2006 व 7 में। तो यानी हमने पढ़ा, कौन सी नदी पढ़ी थी? कांकणी नदी या फिर कांकणे नदी। सबसे पहले हमने देखा कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है। तो इस नदी का उद्गम होता है जैसलमेर जिले के कोटली नामक गांव से इसका उद्गम होता है व अंत तक मीठाखाड़ी नामक स्थान पर जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। इसके बाद में हम चर्चा करें कि यह भुज झील का निर्माण करवाती है। किस झील का? भुज झील का निर्माण करवाती है। और इस भुज झील के द्वारा रूपसी गांव को जल की व्यवस्था करवाई जाती है।
इसके बाद में इसी नदी के किनारे काक गणेश का मंदिर स्थित है। किसका? काक गणेश का मंदिर स्थित है। और अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह राज्य की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी है। राज्य की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की क्या है? नदी है। और इस नदी की कुल लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है। इसके बाद में देखा जाए कि इस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। इस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है और जो भुज झील का निर्माण भी करवाती है। तो ये हमने पढ़ा कांकनी या कांकरी नदी के बारे में, जो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। और पूछा जाए कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जिनके कारण बाड़मेर के कवा क्षेत्र में 2006-07 में क्या आई थी? बाढ़ आई थी। तो आपको बताना है नेमड़ा व रोहिली नदी के कारण, दोनों नदियों के कारण बाड़मेर की कवा क्षेत्र में बाढ़ आई थी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सी नदी? कांतली नदी पढ़ेंगे। अगली हमारी नदी है कातली नदी। कौन सी नदी है? कांकली नदी। अब हम चर्चा करेंगे कांतली नदी के बारे में। तो सबसे पहले वही बात कि कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है, वह कहां तक ये जाती है। तो हम देखेंगे कांतली नदी के बारे में। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे किसका? इस नदी का उद्गम कहां से होता है। इस नदी का उद्गम कहां से होता है? तो देखिएगा, अगर कांतली नदी की हम बात करें तो कांतली नदी का उद्गम होता है, ये अपना है सीकर जिला। और सीकर जिला के खंडेला की पहाड़ी से, कौन सी पहाड़ी? खंडेला की पहाड़ी। यानी सीकर जिला के खंडेला की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी पहाड़ी से? खंडेला की पहाड़ी से। खंडेला की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। यहां से उद्गम होने के बाद में यह नदी सीकर में बहती हुई और ये नदी चली जाती है झुंझुनू जिले में। किस जिले में? झुंझुनू जिले में ये नदी चली जाती है। और झुंझुनू जिले के लगभग ये नदी मध्य से होकर गुजरती है। कहां से होकर? यानी मध्य से प्रवाहित होती है और अंत में मंडरेला नामक स्थान पर जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। यानी हम चर्चा कर रहे हैं कांतली नदी की। और कांतली नदी में जो पहला टॉपिक है यानी इसके उद्गम को लेकर, तो इसका उद्गम होता है सीकर जिले के खंडेला पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से? सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। और ये नदी सीकर में बहने के बाद ये नदी झुंझुनू में चली जाती है। और झुंझुनू में ये नदी लगभग मध्य से गुजरती है और अंत में मंडरेला नामक स्थान पर जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। अगर इसकी हम बात करें कि जो ये कांतली नदी है, इस नदी को और अन्य नाम से भी पुकारते हैं, जैसे कांटली नदी। कौन सी नदी? कांटली नदी या मौसमी नदी। कौन सी नदी? मौसमी नदी।
यानी आपसे पूछा जाए कि मौसमी नदी किस नदी का उपनाम है या किस नदी को कहा जाता है, तो आपको बताना है दोस्तों किस नदी को, कांतली नदी को। यानी कांतली नदी का उपनाम है जैसे कांटली, जैसे मौसमी। कि आपने कि राजस्थान में हर एक के दो दो नाम हुआ है, या कालियो धोलियो, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति का दो दो नाम अपने यहाँ पाजे है। तो इसी तरह से देखा जाए तो कांतली नदी के भी उपनाम है, जैसे कांटली व मौसमी नदी। इस नदी को कहा जाता है, जब इसके उद्गम की बारी आती है तो इस नदी का उद्गम होता है सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ी से, इस नदी का उद्गम होता है। वह सीकर जिले में बहने के बाद ये नदी चली जाती है झुंझुनू में। झुंझुनू में लगभग ये मध्य से होकर गुजरती है और अंत में मंडरेला नामक स्थान पर जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। इसकी हम चर्चा करें कि सीकर जिले में इस नदी के किनारे एक सभ्यता स्थित है और उस सभ्यता का नाम है, कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता इस नदी के किनारे स्थित है। और झुंझुनू में देखा जाए तो इस नदी के किनारे सुनारी सभ्यता स्थित है। कौन सी सभ्यता, सुनारी सभ्यता स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है, तो आपको बताना है कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। और आपसे पूछा जाए कि सुनारी सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है कांतली नदी के बारे में। यह प्रश्न पीछे पूछा भी गया था कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे स्थित है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। अब हम चर्चा करें कि ये जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है तोरावटी। क्या कहा जाता है, तोरावटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोरावटी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो कांतली नदी है इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है तोरावटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोरावटी कहा जाता है। और इसी नदी के किनारे नीम का थाना नामक स्थान से अगर बात करें तो गणेश्वर सभ्यता का क्या हुआ था, यानी विकास हुआ था, यानी ये सभ्यता विकसित हुई थी। अगर गणेश्वर सभ्यता की हम बात करें तो यानी सीकर जिले में इस नदी के किनारे एक सभ्यता स्थित है, उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। देखिए गणेश्वर सभ्यता की हम बात करें, गणेश्वर सभ्यता की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने जो बिंदु आता है तो वह आता है कि इसकी खोज कब की गई थी। क्या की गई थी, इसकी खोज कब की गई थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में आरसी अग्रवाल के द्वारा, आरसी अग्रवाल के द्वारा की गई थी। यानी इस सभ्यता की खोज 1972 ईस्वी में आरसी अग्रवाल के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। इसके बाद में नंबर जो 2 पर पॉइंट आता है कि इसका उत्खनन कार्य कब किया गया। क्या उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो इसका उत्खनन कार्य किया गया था 1977 से 78 के मध्य आरसी अग्रवाल व विजय कुमार के द्वारा। किसके द्वारा, विजय कुमार के द्वारा। यानी गणेश्वर सभ्यता की खोज की जब बात आती है तो गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई थी 1972 ईस्वी में आरसी अग्रवाल के द्वारा, व इसका उत्खनन कार्य 1977 व 78 के मध्य आरसी अग्रवाल व विजय कुमार के द्वारा किया गया था। इसके बाद में इसके कालक्रम की हम बात करें, किसकी, इसके कालक्रम की बात करें तो लगभग ये मानी जाती है 3000 ईसा पूर्वी से 2800 ईसा पूर्वी के आसपास।
यानी इसका कालक्रम माना जाता है 3000 ईसा पूर्वी से 2800 ईसा पूर्वी के मध्य या आसपास के लगभग माना जाता है इसके कालक्रम को। और हम बात करें कि गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता में मिट्टी के जो बर्तन पाए थे वो यानी छल्लेदार बर्तन, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि गणेश्वर सभ्यता में जैसे तासलो वगैरह ये यहाँ पर पाए थे जो मिट्टी के बर्तन थे। जैसे मान लीजिए ये क्या है, लोहारी है, क्या है, लोहारी, और लोहारी के ऊपर क्या है, तासला, क्या है, तासला, और तासले के ऊपर क्या है, तासले के ऊपर क्या है, हांडी, क्या है, हांडी, और हांडी के ऊपर क्या रखा हुआ है, हांडी के ऊपर रखा हुआ है कलश, क्या रखा हुआ है, कलश, और कलश के ऊपर क्या रखा हुआ है, ढक्कन, क्या रखा हुआ है, ढक्कन रखा हुआ है। तो यानी ये यहाँ पर ये बर्तन पाए गए थे, तासला, हांडी, कलश व ढक्कन, यहाँ पर ये बर्तन पाए गए थे। और हम अगर बात करें कि यहाँ से इसकी विशेषताएं क्या क्या है, यानी इस गणेश्वर सभ्यता की और विशेषताएं क्या है, तो देखिएगा इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो लगभग यहाँ पर मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं यहाँ पर, और पत्थर के बांध मिले हैं, और पत्थर के मकान भी मिले हैं, क्या मिले हैं, पत्थर के मकान भी मिले हैं, और कपीसवर्णी मृद भांड भी मिले हैं, मृद भांड भी मिले हैं। तो यहाँ की ये विशेषता है कि गणेश्वर सभ्यता देखा जाए तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है नीम के थाना नामक स्थान से। और देखा जाए कि गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 ईस्वी में RSC अग्रवाल के द्वारा की गई थी, और इसका उत्खनन कार्य 1977 व 78 के मध्य RSC अग्रवाल व विजय कुमार के द्वारा की गई थी। इसके बाद देखा जाए कि इस सभ्यता का कालक्रम क्या है, तो इस सभ्यता का कालक्रम है यानी 3000 ईसा पूर्वी से 2800 ईसा पूर्वी के मध्य लगभग इसके आसपास माना जाता है। और यहाँ पर जो पाई जाती है यानी जो बर्तन पाए हैं यानी तासलो यानी हांडी, कलश व ढक्कन, इस प्रकार के यहाँ पर कुछ बर्तन पाए हैं। और इसके विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, क्या मिले हैं, मछली पकड़ने के कांटे कौन सी सभ्यता से मिले हैं, तो आपको बताना है गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता का लिंक किससे है, कांतली नदी से, किस नदी से, कांतली नदी से। और यहाँ पर पत्थर के बांध भी मिले हैं, और यहाँ पर पत्थर के मकान भी मिले हैं, और कपीसवर्णी मृद भांड भी यहाँ से मिले हैं। तो ये है इस सभ्यता की क्या है, विशेषताएं हैं। इस सभ्यता को अगर कहा जाए तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो किस सभ्यता को कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। और गणेश्वर सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमने पढ़ा कि कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता स्थित है सीकर जिले में, गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, जिसके हमने बात की खोज के बारे में, इसके उत्खनन कार्य के बारे में, इसके कालक्रम क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, और यहाँ पर पाए गए बर्तन कौन से हैं। तो हमने ये चर्चा की है। इसके बाद में देखते हैं आगे इस नदी को।
हाँ, तो हम देख रहे थे कांतिल नदी, और कांतिल नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी शिखर से। यह नदी यहाँ से निकलने के बाद ये झुंझुनू में चली जाती है, और झुंझुनू के लगभग मध्य से यह नदी गुजरती है, और अंत में मंडरेला नामक स्थान पर यह नदी विलुप्त हो जाती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है, यानी एकमात्र कहो, यानी झुंझुनू जिले को दो बराबर भागों में अलग करती है। किस जिले को? झुंझुनू जिले को दो बराबर भागों में अलग करने वाली कौन सी नदी है? कांतिल नदी है। दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली कौन सी नदी है? कांतिल नदी है। यानी पूछा जाए कि झुंझुनू जिले को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली कौन सी नदी है? कांतिल नदी है। और इसके अपोजिट आपको पूछा जाए कि टोंक जिले को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली कौन सी नदी है? तो वह नदी है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। यानी झुंझुनू जिले को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली कौन सी नदी है? कांतिल नदी। वह टोंक जिले को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली कौन सी नदी है? बनास नदी। इसके बाद में इस नदी की लंबाई की हम बात करें, इसकी बात करें, इस नदी की लंबाई की हम बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। इस नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राजस्थान में पूर्ण भाव के साथ राजस्थान में ये सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। यानी पूर्ण भाव के साथ राजस्थान में सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? कांतिल नदी है। जबकि आपसे पूछा जाए कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है घग्गर नदी। कौन सी नदी बतानी है? घग्गर नदी बतानी है। वह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है दोस्तों कौन सी नदी? कांकनी या कांकरी नदी या फिर मशहूरदी नदी, जो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आपको सिर्फ ध्यान तो यही रखना है किस पर? पूर्ण भाव के साथ। यानी प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, तो शब्द को आपको ध्यान में रखना है कि कहीं पूर्ण भाव के साथ तो नहीं पूछा गया है, या फिर ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, तो आपको बताना है घग्गर नदी। और अगर आपसे मिले प्रश्न ये कि पूर्ण भाव के साथ राजस्थान में सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, तो आपको बताना है कौन सी नदी? कांतिल नदी। कौन सी नदी है? कांतिल नदी। और इस नदी की लगभग लंबाई है 100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। और इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसके प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है तोरावटी। क्या कहा जाता है? इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तोरावटी के नाम से जाना जाता है। और मुख्यतः जिले पूछा जाए तो झुंझुनू व सीकर जिले। कौन से? झुंझुनू व सीकर जिले इसमें शामिल किए गए हैं। बट शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं चूरू, झुंझुनू व सीकर। चूरू, झुंझुनू व सीकर जिले आते हैं। तो हमने पढ़ा कि कांतिल नदी को कहते हैं मौसमी नदी। कौन सी नदी कहते हैं? मौसमी नदी कहते हैं। और इसे कहते हैं कांटली नदी। इसे कहते हैं कांटली नदी, जो सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ी से यह नदी, इस नदी का उद्गम होता है। सीकर जिले में बहने के बाद ये झुंझुनू के मध्य से गुजरती है, और अंत में मंडरेला नामक स्थान पर जाकर यह नदी विलुप्त हो जाती है। यह नदी झुंझुनू जिले के मध्य से गुजरती है, यानी दो बराबर भागों में यह नदी विभाजित करती है। तो आपसे पूछा जाए कि झुंझुनू जिले को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली कौन सी नदी है, तो आपको बताना है कांतिल नदी। और आपसे पूछा जाए
कि टोंक जिले को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली कौन सी नदी है, तो आपको बताना है बनास नदी। और आपसे पूछा जाए कि तोरावटी किस प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है, तो आपको बताना है कि कातिल नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है उस प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी के नाम से जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि पूर्ण बहाव के साथ सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है राजस्थान के अंदर, तो आपको बताना है कातिल नदी। बट लेकिन प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, तो आपको बताना है घग्गर नदी। और इस नदी की कुल लंबाई लगभग लंबाई है 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। तो हमने चर्चा की कौन सी नदी की? आज कांकरी नदी व कांकरी नदी, और इसके बाद हमने चर्चा की कांकरी नदी। कांकरी नदी जो राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, जिसका उद्गम जैसलमेर के कोटरी नामक स्थान से होता है और अंत में मीठा खड़ी नामक स्थान पर जाकर यह नदी विलुप्त हो जाती है, जो मात्र 17 किलोमीटर में ये फैली हुई है। तो इसके बाद में हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगली कौन कौन सी अपवाद तंत्र की नदियां हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, तब तक आप बने रहे हमारे डैफोडिल कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।